मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और तर्जुमान आला अभिजीत जसरोटिया जी। इस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिर से एक बार इंडियन आर्मी को तनकीद का निशाना बनाते हुए इशारा दिया कि वो जमहूरी तर्ज की हुकूमत बनाने में मुदाखलत करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि जब इस तरह का जहर उगल रहे थे फारूक अब्दुल्ला साहब, उस समय पीछे जो खड़ा था कमांडो वो भारत फौज का ही था, जो उन्हीं की सिक्योरिटी के लिए खड़ा था। खैर, दुर्भाग्यपूर्ण है ये सब कुछ। मैं एक चीज़ जरूर चाहूँगा और ख़ासकर मैं आपके चैनल के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भारत फौज का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर आज कश्मीर बचा हुआ है, कश्मीर की इज़्ज़त बची हुई है, कश्मीर की इज़्ज़त बची हुई है, केवल और केवल भारत फौज की वजह से बची हुई है। अगर बारामूला में उस समय भारत की फौज पाकिस्तानियों को और उन कवालियों को वापस ना खदेड़ती तो आज कश्मीर का भी वही हाल होता जो मीरपुर का हुआ था। मीरपुर मैसेकर याद रखिएगा, मीरपुर मैसेकर में जब लोग मजलूमों की इज्जत लूटी गई, मार काट की गई थी, तो भारत की फौज केवल 10 मील की दूरी पर रोक दी गई थी शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी के द्वारा। तो आज वही हाल होता। मैं जरूर चाहूंगा हर इंसान मीरपुर के उस दर्दनाक इंसिडेंट्स के बारे में पढ़े। देखें, आज भी जो है पीओजेके के अंदर बिल्कुल सही बात है, वहां के लोग आज भी पीओजेके के लोग बैठे हैं और रोज वो 4 रोटी एक्स्ट्रा बनाते हैं किस दिन भारत की फौज आए और हमें पाकिस्तान के जुल्मों सितम से बचा ले। और ये होगा भी बहुत जल्दी। जिस तरह से हमने पीओजेके में भारत का परचम लहराने की बात की है, पाकिस्तान बौखला चुका है और कुछ यहाँ के लीडर भी बौखला चुके हैं, क्योंकि उनकी सियासत तो चलती हमेशा हिंदुस्तान और पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान के ऊपर है। और फारूक साहब ने आज ये बता दिया कि फारूक साहब जब कुर्सी पर होते हैं तो उनकी क्या भाषा होती है और कुर्सी से उतरते ही इनकी भाषा क्या बदल जाती है। बौखलाहट है इनकी। और जिस तरह के अपशब्द इन्होंने इस्तेमाल किए हुए, मुझे लगता है कि इनको खुद ही शर्म आनी चाहिए ऐसे बात करने से पहले, और कम से कम ऐसी बात करने से पहले उस फौज के जवान जो आपके पीछे बंदूक लेके आपकी सिक्योरिटी के लिए खड़ा है उसकी तरफ तो देख लेते। क्या थोड़ा सा भी ईमान, थोड़ा सा भी इनके अंदर वो चीज नहीं बची है, थोड़ी सी भी इज्जत नहीं बची? किस तरह आज ये सत्ता पाने के लिए फारूक साहब पागल हो चुके हैं कि सत्ता चाहिए मुझे, भले इसके लिए किसी की भी बलि चढ़ जाए। कुछ इस तरह की बात सन 1987 में हुई थी, जब इनके हाथों से सत्ता निकल गई और एमयूएफ के लोग जीत रहे थे। तब इन्होंने रातों रात, बूटा सिंह होम मिनिस्टर थे कांग्रेस के, रातों रात इन्होंने हराया और रातों रात जिताया। इन्होंने क्यों किया? क्योंकि कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। 96 का इशारा उन्होंने दिया और कहा कि 96 में ऐसा हुआ है। देखिए, 96 की मैं जो बात कर रहा हूं, 1996 का जरा डोडा से जो प्रत्याशी जीता उसके वोटर निकालेगा। 11,400 वोट उसने लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। और 87 में जो रिगलेक्शन की है उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही वोटर था। 11,000 प्रत्याशी जीता था और 11,100 वोट उसने लिए थे। तो कौन सी बात कर रहे हैं? सब लोगों को पता लग रहा है कि फारूक साहब की बौखलाहट है और फारूक साहब इस समय किसी भी हद तक जा सकते हैं कि मुझे कुर्सी वापस दे दो। कुर्सी कभी किसी की नहीं होती। और आज कश्मीर के लोगों को पता लग चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है, एक ऐसी जमात विच इज ऑफ द अब्दुल्लाज, बाय द अब्दुल्लाज और फॉर द अब्दुल्लाज। थोड़े दिन पहले भी फारूक साहब ने एक ड्रामा किया, कुर्सी से नीचे उतर गए, जी मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। मैंने उसी दिन कहा था और ये आप निकाल के देखिए सभी चैनल्स में, मैंने कहा था फिर से कोई अब्दुल्ला ही आएगा कुर्सी पर, देख लीजिए तो फारूक साहब। और एक चीज और खानदानी राज की बताऊंगा, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, सबसे पहले मुबारक देने में पहल किसकी कौन करती हैं? मैडम महबूबा मुफ्ती, क्योंकि वहां पर भी पीडीपी भी ऑफ दी मुफ्तीज, बाय दी मुफ्तीज और फॉर दी मुफ्तीज है, इसीलिए मैडम ने सबसे पहले मुबारक दे दी। एक वो समझ सकते हैं, एक खानदानी राज वाला दूसरे खानदानी राज का दुख और दर्द बड़े भली भांति समझ सकता है, लेकिन इन खानदानों ने मिलकर जो कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है वो आपके सामने। लेकिन क्या जो खानदानी राज की आप मुखालफत कर रहे हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, आपने खानदानी राज की मुखालफत हमेशा की है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अमित शाह का बेटा ही अब क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनेगा, तो ये भी खानदानी। किसी की काबिलियत तो होनी चाहिए, खिलाड़ी नहीं, कोई काबिलियत तो होनी चाहिए। अगर किसी की काबिलियत कोई है और अपनी काबिलियत से कोई काम आगे आना चाहता है, हमारे यहाँ पर तो लोग यूथ से शुरू होते हैं फिर कहीं जाकर आगे आते हैं। आपके अंदर अगर काबिलियत है तो ज़रूर आगे आना चाहिए। लेकिन कोई बेचारा पिक्चरें बना रहा था, कोई मूवी बना रहा था, उसको ला के आपने टूरिज्म मिनिस्टर बना दिया। आपके पास क्या और काबिल लोग नहीं थे? जिसे पता भी नहीं था ABCD क्या होता है सियासत का, खानदानी राज जिसे कहते हैं, वो नहीं कि जिसने सारी जिंदगी अगर भारतीय जनता पार्टी में दी है, अगर वो उसके बाद उसको अगर उसकी काबिलियत के अनुसार कुछ दिया जाता है तो दोनों में बड़ा फर्क। लेकिन उन्होंने वो कहते हैं कि गेंद भी एक नहीं फेंकी और कभी बल्ला भी नहीं हाथ में। इनके टाइम पे जितने लोग आए उन्होंने कितनी बारी गेंदें फेंकी, कितने बल्ले फेंकी हैं, वो मैनेजमेंट है। वहां पर उनको क्रिकेट मैच नहीं खेलना है, उस चीज को मैनेज करना है। दोनों में बड़ा फर्क है। तो लेकिन गेंद और बल्ले की बात कौन करेंगे? फारूक साहब करेंगे, जो 125 करोड़ रुपया JKCA के स्कैम में कश्मीर के बच्चों की गेंदें, कश्मीर के बच्चों के पैड्स, ये सब उन्होंने जो है इनके अंदर भी घपला किया है। जो बच्चों के, ना कश्मीर के बच्चों के साथ उन्होंने कभी ईमानदारी दिखाई, ना बुजुर्गों के साथ दिखाई, ना कभी यूथ के साथ दिखाई। ऐसे लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी हिस्ट्री ज़रूर देखिए। हिस्ट्री के अंदर अगर आप जाएंगे तो 47 के दौर में शेख अब्दुल्ला, जिसे ये शेर कहते हैं, उसने उस समय कश्मीर के बुजुर्गों से पूछेगा क्या चंदा इकट्ठा नहीं किया था कि मैं यहां पर पाकिस्तान बनाऊंगा? वो कहां गए चंदे के पैसे? क्या उसके बाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को वोट नहीं दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत में नहीं लाया? क्या लोगों ने इस हुकूमत को रिजेक्ट किया? अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा है, कुछ लोगों को कुछ देर तक बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, सभी लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अब लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, लोगों को पता लग गया है क्या सच है क्या झूठ है। आज लोग भली भांति जानते हैं कि इस परिवार ने केवल और केवल 1987 की उस रिगिंग के बाद का लोगों को मंजर भूला नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि 87 से लेकर आज तक जितना खून कश्मीर में बहा है, उसके साथ अगर किसी के हाथ रंगे हैं तो फारूक साहब के रंगे हैं। ना ये बंदूक दाखिल कराते कश्मीर में, ना ये सब कुछ होता, क्योंकि पाकिस्तान तो 47 से फिराक में था। क्या 47 के लोगों को कवाली भूल गए कि जो कवालियों ने जब हमला किया था, पाकिस्तान तो तभी कश्मीर की इज्जत के साथ खेलना चाहता था, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। मौका कब मिला? जब आपने जमहूरियत का गला घोटा सन 1987 में, आपने बंदूक दाखिल कराई। ये हिस्ट्री है, निकालिए फ्रोजल टर्बुलेंस जरा जगमोहन जी की, जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि फारूक साहब ने अपने वर्करों को कहा था जाओ पाकिस्तान और ट्रेनिंग लेकर आओ। तो बंदूक लेकर आने वाला कौन हुआ? तो जितनी कत्लो गारत कश्मीरियों की हुई, इसका कसूरवार कौन हुआ? क्या फारूक साहब को अपने हाथ नहीं दिखते जिसमें मासूम कश्मीरियों का खून रंगा हुआ है? लेकिन पता नहीं किस तरह से फारूक साहब पार्टी ही वो पार्टी थी जिन्होंने इनके साथ इल्हाक किया और यूनियन मिनिस्टर मुझे पता नहीं लगता फारूक साहब को रात को कैसे नींद आती है। इतनी चीखें, इतनी कत्लो गारत इनको सुनाई नहीं देती। ये रात को सो कैसे सकते हैं? कोई भी गैरतमंद इंसान होगा वो सो नहीं सकता। रही बात, हमने सभी को मौका देते हैं, हमने उमर अब्दुल्ला को भी मौका दिया, हमने महबूबा मुफ्ती को भी मौका दिया कि आओ इसी देश की जमहूरियत के अंदर शिरकत करो, आओ सब इकट्ठे मिलकर भारत देश को आगे पहुंचाते हैं। लेकिन क्या करें, इन लोगों को केवल और केवल अपनी सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है। उसी देश के जब कश्मीर में होते हैं तो उसके खिलाफ बात करते हैं, जम्मू पहुंचते सुर बदलते हैं, और दिल्ली पहुंचते ही जय हिंद और भारत माता जय के नारे लगाना शुरू कर देते हैं फारूक साहब। हर 10 किलोमीटर के बाद जिस इंसान की सियासत बदलती हो, जिस इंसान का मजहब बदलता हो, ऐसे इंसान से कश्मीरी क्या तवक्को रखते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर तर्जुमान आला अभिजीत सिंह जसरोटिया जी, जिन्होंने फारूक अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में एक बयान, दिल्ली में एक बयान देने वाला फारूक अब्दुल्ला कश्मीरी या जम्मू के अवाम की खिदमत किस तरह से कर सकते हैं। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।